सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम आज प्लेज के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो बीमारी जैसा नाम दिख रहा है, ये बीमारी नहीं है। प्लेज का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो बचपन में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन मन में बोलते हैं। सो वो भी एक प्लेज था, वो अलग है। यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या है, जिसमें एक व्यक्ति है, इसके पास गुड्स है बट इसको पैसे की आवश्यकता है। तो ये कुछ भी वैल्यूएबल जो गुड्स हैं उसके पास, वो लेके जाएगा दूसरे व्यक्ति के पास। उसके पास ये गुड्स रख देगा, लाइक समझो उसके पास गोल्ड चेन है। अब दूसरा व्यक्ति इसको लोन दे देगा। मान लो उसने 1 लाख रुपए का लोन इसको ग्रांट कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लेज, यानी गिरवी रखना। इसमें जब आगे चल के ये व्यक्ति लोन रीपे कर देगा तो दूसरे पार्टी की जिम्मेदारी रहेगी कि वो भी इसको, इसके गुड्स जो थे वो वापस कर दे। तो जो भी गुड्स लेके आया था ये रिटर्न होगा। यहाँ पे भी जो गोल्ड चेन है एक प्रकार की मूवेबल गुड्स है। इसकी डिलीवरी होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओनरशिप होती है एक व्यक्ति की, जैसे मान लो इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, तो ए इज द ओनर। ए को हम यहाँ पे नाम देते हैं, जैसे बेलमेंट के केस में बेलर, वैसे यहाँ पे प्लेजर। सो इट्स माय प्लेजर, नहीं वैसा नहीं। सो प्लेजर, इसको एक नाम और देते हैं पॉनर। दूसरा व्यक्ति बी, जिसको गुड्स का सिर्फ पोजीशन प्राप्त होता है, इसको हम रिस्पेक्ट देंगे, तो इसीलिए जी लगाएंगे इसके नाम के सामने, प्ले जी। पैसा दे रहा है ना, लोन दे रहा है। या फिर इसको हम एक नाम और देते हैं पॉनी। सो पॉनी एक छोटा सा घोड़ा होता है, उसको बोलते हैं, नहीं वो अलग होता है। सो यहाँ ये वो नहीं है, मैं बताया था आपको ये वो नहीं है। ये है सैया ने देखा मुझको, मैं पॉनी पॉनी हूँ, वो भी नहीं है। तो खैर, तो ये भी पॉनी है, वो अलग पॉनी है, ये अलग पॉनी है। सो पॉनी मीन्स जिसके पास गुड्स गिरवी रखे गए हैं। सो प्लेज को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज ऑल्सो अ बेलमेंट ऑफ गुड्स, लेकिन टू एक्ट एज अ सिक्योरिटी। यहाँ पे भी हमने गुड्स रखा है दूसरे के पास, लेकिन इसमें एक खास बात है कि हम गुड्स का जो पर्पस है, जैसे बेलमेंट के बहुत पर्पस हो सकते हैं, उसमें से ही जब उस बेलमेंट का पर्पस होगा टू एक्ट एज अ सिक्योरिटी, टू कीप द गुड्स एज अ सिक्योरिटी, तो उसको ही हम बोल देंगे प्लेज। यहाँ पे थोड़ा सा बेलमेंट से अलग रूल लगते हैं कुछ कुछ जगह पे, लाइक इसमें यूज करने का अधिकार नहीं होगा बी को, उसको कंट्रोल देते हैं। इवन कस्टडी भी ट्रांसफर होती कई बार, तो हम मान लेंगे यहाँ पे प्लेज क्रिएट हो गया। कई बार ऐसा होगा कि फिजिकल कंट्रोल मेरे पास ही रखा हुआ है, बट फिर भी हम मान लेते हैं प्लेज क्रिएट हो गया। जैसे कि प्लेज में दो खास बातें ध्यान रखना है। एक तो जरूरी नहीं गुड्स दिए जाए, अगर गुड्स नहीं हैंड ओवर किए, आप डिलीवर कैसे कर सकते हैं गुड्स को, तो एक तो था एक्चुअल डिलीवरी, दैट मीन्स एक्चुअली वो गुड्स दे दिया। या अगर आप कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या सिंबॉलिक डिलीवरी भी करते हैं, जैसे अगर आपके पास गुड्स कहीं रास्ते में है लेकिन उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आप अगर यहाँ रख देते हैं तो इससे भी प्लेज क्रिएट हो जाता है। इवन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल से भी प्लेज क्रिएट होता है वैसे। जैसे समझो एक एक्चुअल केस हुआ था, एक प्रोड्यूसर था, उसके पास पैसा कम था, तो उसको एक तो डिसाइड करना था भाई हीरो वगैरह हैं, एक्टर्स हैं, इनको पैसा देना है, एंड साथ में प्रोडक्शन के लिए बाकी भी खर्चा लगता है, लाइक बाकी का स्टाफ रहेगा और बाकी जो खर्चे रहते हैं लाइक कैमरा वगैरह के। ये सब बड़े खर्चे हो जाते हैं, कैमरे को खूब महंगे आते हैं। नॉर्मल जो कैमरा होता है वो भी इवन 1.5-2 लाख रुपए तक जाते हैं, अच्छे जो कैमरे होते हैं। तो फिर वो मूवी शूटिंग वाले तो खतरनाक महंगे होते हैं, तो 8-8 10-10 लाख के कैमरे होते हैं। यही जो कैमरा लगा है 2 लाख रुपए का है। हाँ, लेके मत जाना। ये जो कैमरे रहते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। तो वो प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसने लोन लेके आया एक बैंक से, सिने एसोसिएशन बैंक, उससे लोन लेके आया
और उनको बोला कि मुझे कैमरा खरीदने को लोन चाहिए। उन्होंने लोन दे दिया। अब कैमरे में आप सोच के देखो, अगर प्लेज क्रिएट होगा और कैमरा हम बैंक में रख देंगे तो फिर मतलब ही क्या है। सो कैमरा तो हमको चाहिए है रिकॉर्डिंग के लिए। सो कैमरा को हम फिजिकली नहीं रख सकते। तो यहाँ पे बैंक के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था कि कैमरे के जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो हमारे पास रखे रहेंगे, और साथ में एक डॉक्यूमेंट पे साइन करा लिया था कि अगर तुम पे नहीं करोगे तो हम कैमरा बेच सकते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रखा और फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स दे दिया था प्रोड्यूसर को। तो उसके साथ एग्रीमेंट था कि जब भी मैं नहीं रीपे कर पाऊंगा तो आप ये कैमरा ले जाके बेच सकते हो। ऐसे केस में भी कोर्ट ने बोला इट इज ऑल्सो वैलिड प्लेज। सो इवन डॉक्यूमेंट्स रख के भी हम प्लेज क्रिएट कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि फिजिकली गुड्स ही रखा जाए। सो ये एक पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट कि गुड्स की वैल्यू कितनी है और लोन कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर यहाँ पे गोल्ड चेन की कीमत है 2.5 लाख रुपए, एकदम महंगी वाली भारी वाली गोल्ड चेन है, तो 2.5 लाख रुपए की चेन है। अब ये चेन 2.5 लाख रुपए की थी और लोन सिर्फ 1 लाख रुपए का था। कल चलकर अगर ए ने पैसा नहीं चुकाया तो क्या पूरी गोल्ड चेन इनके अधिकार में आ जाएगी क्या? तो आंसर इज यस। वो पूरे गुड्स पे अधिकार क्लेम करेंगे। फिर ये गुड्स को बेच के जो पैसा आएगा, इसमें से अपना पैसा 1 लाख रुपए अलॉन्ग विथ जो भी खर्चे होंगे, इंटरेस्ट वगैरह, चार्जेस वगैरह, वो कट करके बाकी पैसा दे विल हैंड ओवर टू ए बिकॉज ही वॉज द ओनर। एंड अ नॉन ओनर कैन ऑल्सो सेल द गुड्स इन दिस केस, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था प्लेज के केस में नॉन ओनर भी बेच सकता है। नहीं तो आपका जनरल रूल है नेमो डेट क्वेट नॉन हैबिट, दैट मीन्स नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस। बट वो रूल नहीं लगता है यहाँ पे। प्लेज के केस में नॉन ओनर कैन ऑल्सो सेल दी गुड्स। ठीक है। सो ये प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है, देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। सो डिफाइन प्लेज, सबसे पहले डेफिनेशन जो दी गई है आप उसको जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है इट इज नथिंग बट द बेलमेंट ऑफ गुड्स। सो द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी, तो इसमें इसका एम क्या है? एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। सो कोई पर्टिकुलर डेट के रीपेमेंट के लिए उसने सिक्योरिटी दिया है या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए सिक्योरिटी दिया है, देन इट इज कॉल्ड एज प्लेज। तो बेलमेंट ही है लेकिन उसका पर्पज एक लोन देना होगा। पर्पज इसका हमेशा लोन के रूप में होगा। सो लोन के अगेंस्ट हमने रखा है एज अ सिक्योरिटी। The bailor in this case is called as the pawner or pledger and the bailee in this case is called as the pawnee or pledgee. Example दिया है, A borrows 10,000 from B and keeps his diamond ring as security payment for the debt. The bailment of diamond ring is called as pledge. Important note, जैसा कि मैंने अभी बताया कि pledgee gets the rights on whole goods. पूरे गुड्स पे अधिकार प्राप्त होता है even if the amount of loan is less. एंड दूसरा, डिपॉजिटिंग टाइटल डीड्स इज ऑल्सो इनफ। सो अगर आपने टाइटल डीड्स रख दिया तो भी ये वैलिड प्लेज क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि स्पेसिफिकली गुड्स का फिजिकल पोजीशन ही जाना चाहिए। सो ये थोड़ा सा फर्क है जो बेलमेंट से अलग दिखता है। बेलमेंट में आपको पता है कि पूरा कंट्रोल जाना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं भी हो रहा है अगर, तो भी हम प्लेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कई केस हुए, कोर्ट के डिसीजंस हुए और इस पे आपको क्वेश्चन भी आते हैं। आप देखोगे तो आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा इस प्रकार का। पहले ही क्वेश्चन है, अ बेलर ए द बेलर प्लेजेस सिनेमा प्रोजेक्टर एंड अदर एसेसरीज विद सिने एसोसिएशन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द बेली फॉर लोन। A requests the bank to allow the pledged goods to remain in his possession and promise to hold the same in trust for the bailee and also further promises to hand over the possession of the same to bank whenever demanded. Examine क्या यहाँ पे pledge create हुआ। अब क्वेश्चन ऐसा दिया है कि whether A is liable on guarantee, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन गारंटी का नहीं है, प्लेज का क्वेश्चन है। सो कई बार ऐसा कंफ्यूज करने को वर्ड्स में गारंटी वर्ड यूज किया जाएगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट किसका है? कॉन्ट्रैक्ट प्लेज का है। जानबूझ के बेलर वर्ड, गारंटी वर्ड ये लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअल में केस है प्लेज का। ठीक है। सो क्या यहाँ पे वैलिड प्लेज है? तो आंसर इज यस। तो ए विल बी लायबल, देयर इज अ वैलिड प्लेज, क्योंकि प्लेज कैन बी क्रिएटेड इवन बाय डिपॉजिटिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स विद द प्लेजी। और अगला पॉइंट वही है जो मैंने अभी बताया कि अगर गुड्स की वैल्यू ज़्यादा है और लोन अमाउंट कम है तो भी पूरे गुड्स पे अधिकार मिलता है प्लेजी को। सो रवि ने गुड्स भेजा था, गुड्स का कंसाइनमेंट टू अनदर पर्सन। अब कंसाइनमेंट भेजा उसने रेलवे से एंड गॉट द रेलवे रिसिट, और रेलवे रिसिट इसके पास रखी हुई है। रवि ने क्या किया?
रवि ने जाके बैंक में, उसको पैसे की आवश्यकता थी और आगे वाले को अभी गुड्स देना नहीं था, तो उसने क्या किया, बैंक में जाके ये रेलवे रिसिट रख दिया और लोन लेके आ गया। लोन लाया उसने 30,000 का, जबकि वैल्यू ऑफ गुड्स कितने हैं, तो 60,000। एंड डिलीवर्ड द रेलवे रिसिट इन फेवर ऑफ बैंक बाय वे ऑफ अ सिक्योरिटी। तो इवन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जमा करके भी क्रिएट हो जाएगा प्लेज। द रेलवे फेल्ड टू डिलीवर द गुड्स एट द डेस्टिनेशन। अब बैंक ने केस फाइल किया अगेंस्ट द रेलवे फॉर 60,000। अब रेलवे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा तो अधिकार 30,000 का ही चाहिए, तो तुम कैसे क्या 60,000 रिकवर कर रहे हैं। सो क्या यहाँ बैंक पूरा 60,000 रिकवर कर सकता है, तो आंसर इज यस। सो बैंक वुड सक्सीड इन सूट फाइल्ड अगेंस्ट द रेलवेज। तो उसको पूरा 60,000 के ऊपर अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ शॉर्ट में दिया है, एक आध आंसर होगा जिसमें आपको थोड़ा डिटेल्ड दिया हुआ है पूरा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड से भी वैलिड प्लेज क्रिएट हो जाता है। तो ये भी सिमिलर वही प्रकार का क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट चेंज हो गया और नाम चेंज हो गया पार्टीज के। ऐसे गुड्स ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जिसमें थोड़ा कभी गुड्स चेंज हो जाएंगे, कभी अमाउंट चेंज हो जाएगा, कभी लोगों के नाम चेंज हो जाएंगे। कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हुए वाले भी हैं, कोई कोई ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में तो नहीं आए हैं बट फिर भी आ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में यानी आपके एग्ज़ाम में नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे फाउंडेशन का कोई एग्ज़ाम रेफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि इंटर में था ये टॉपिक पहले। अभी तो पहला ही पेपर हुआ है न्यू कोर्स का। पहले ओल्ड कोर्स में ये था नहीं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिए हैं कि कौन से साल आया होगा। इंटर में आए हैं ये क्वेश्चन, फाउंडेशन लेवल पे नहीं आए हैं, बट आ सकते हैं आपको भी। ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट में लिखा ही चाहिए, इम्पॉर्टेंट नोट है ये। टाइटल डीड यानी ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आरसी बुक वगैरह हो गई मेरे कार की, ये सब टाइटल डीड होगी। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल वगैरह। ज़रूरी नहीं सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इवन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल रख दिया तो भी यहाँ पे प्लेज क्रिएट हो जाएगा, ऐसा है। अब एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये भी एक बेलमेंट ही है। सिंस प्लेज इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बेलमेंट, देयरफॉर ऑल एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट आर आल्सो द एसेंशियल्स ऑफ द प्लेज। तो जो हमने वहां पढ़ा था वही सब यहाँ पे भी रहेगा। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होना, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रिटर्न होंगे गुड्स, एक्रिशंस के साथ रिटर्न करना, ये सब जो जिम्मेदारी थी, सब अधिकार थे वैसे के वैसे, क्योंकि बेलमेंट ही है एक प्रकार का। सिर्फ डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट इज दैट ऑफ द पर्पज और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांजेक्शन। प्लेज में हमेशा पर्पज रहेगा टू प्रोवाइड एज अ फॉर अ सिक्योरिटी फॉर अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। सिक्योरिटी करके रखने का जब पर्पज है तो उसको हम बोलते हैं प्लेज। डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट, सबसे मेन डिफरेंस वही है पहला, ऑब्जेक्टिव। डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पज लाइक सेफ कस्टडी, हायरिंग, रिपेयरिंग एक्सेट्रा, जबकि प्लेज में हमेशा एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है गुड्स को। नेचर, बेलमेंट एक जीनस है और प्लेज एक स्पीशीज है, यानी उसका प्रकार है। राइट टू सेल, बेली को नॉर्मली राइट टू सेल नहीं मिलता ऑन नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज बाय द बेलर। द बेली में आइदर रिटेन द गुड्स और स्यू द बेलर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, लेकिन प्लेजी को तो ये अधिकार होता ही है, हैज अ राइट टू सेल, तो कानून उसको ये राइट देता है ऑन डिफॉल्ट आफ्टर गिविंग नोटिस टू द प्लेजर। टाइप, बेलमेंट दोनों टाइप के हो सकते हैं, ग्रेटिशियस एंड नॉन ग्रेटिशियस, बट प्लेज कभी भी ग्रेटिशियस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई हमारा एम ही है पैसा लेना, उधारी लेना, तो हमेशा पैसा इन्वॉल्व रहेगा ही उसमें। इट विल ऑलवेज बी फॉर मनी। कभी भी प्लेज पैसे के लिए होता है। मुझसे आप उधारी मांग रहे हैं, मैं बोलता हूँ कुछ चीज गिरवी रखो फिर उधारी दूंगा, देयर विल बी ऑलवेज अ कंसिडरेशन, ठीक है। Usage right, Bailey has a right of using the goods bailed if the nature of transaction requires. Pledgee में generally there is no right to use the goods. Consideration, तो ये वैसे एक ही पॉइंट है, फोर्थ और सिक्स्थ। may और may not be present, यहाँ always रहेगा ही। Discharge of contract, bailment में when the purpose has been accomplished or the time period has been expired, तो फिर bailment खत्म हो जाएगा। Pledge में जब debt repay हो गया तो pledge खत्म हो जाएगा। तो ऐसा है। अब राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान। और फिर कब कब एक नॉन ओनर प्लेज क्रिएट कर सकता है ये देखेंगे।
ये भी रिपीट ही होगा। ये आपने जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा, बिल्कुल वैसे के वैसे पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कब कब एक नॉन ओनर गुड्स सेल कर सकता है, वैसे ही कब कब एक नॉन ओनर गुड्स को प्लेज कर सकता है। सो ये हम यहाँ पे देखेंगे। सो पहले राइट्स एंड ड्यूटीज देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। राइट्स ऑफ पॉनी और प्लेजी। प्लेजी का क्या क्या अधिकार होता है? सो प्लेजी का अधिकार है, प्लेजी यानी जिसके पास गिरवी रखे, बैंक हो गया या जिसने भी उधारी दिया है, क्रेडिटर। सो उसके पास क्या क्या अधिकार है? सो उसको अधिकार है कि वो गुड्स को रख सकता है अपने पास, तो उसको रहेगा राइट ऑफ रिटेनर। अब देखो दो प्रकार के राइट है, एक राइट ऑफ रिटेनर, ये राइट टू रिटेन दी गुड्स है। सो ये एक गुड्स रिटेन करने का अधिकार रहेगा उसका। सो ये भी राइट ऑफ रिटेनर है। यहाँ एक और राइट ऑफ रिटेनर मिलता है फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस। ये थोड़ा रुक के देखते हैं, पहले पहला वाला देख लेते, बहुत आसान है पहला वाला, तो ऑलरेडी आपको पता ही है। द पॉनी कैन रिटेन द गुड्स प्लेज। किस किस चीज के लिए रख सकता है वो? तो पहला तो पेमेंट ऑफ द डेट, यानी इन सिंपल टर्म्स प्रिंसिपल अमाउंट। जब तक के प्रिंसिपल अमाउंट इसको पे नहीं होता तो वो रख सकता है। समझो प्रिंसिपल पे हो गया लेकिन इंटरेस्ट अगर पे नहीं हुआ तब भी गुड्स रख सकता है। बैंक है, बैंक के पास लोन लिए थे, प्रिंसिपल रीपे कर दिए, ब्याज नहीं रीपे किए, तो भी बैंक को राइट है। सो इंटरेस्ट के लिए रख सकता है, एंड इवन फॉर ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, उसके लिए भी रख सकता है, विच हैव बीन इनकर्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेज। तो जब तक उसको ये तीनों पैसे नहीं मिलते तब तक ही हैज अ राइट टू रिटेन दी गुड्स। ठीक है, तो प्लेजी की बात हो रही, प्लेजी या पॉनी, दैट मीन्स जिसके पास गुड्स रखे गए हैं। फिर राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस। अब जनरल रूल तो ये है कि जो प्लेज होता है ना, ये पर्टिकुलर लीन का राइट मिलता है इसमें। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, अगर एक मिस्टर एक्स है, ये बैंक में जाते हैं, बैंक में जाके एक गुड्स, इन्होंने समझो गोल्ड चेन है या गोल्ड रिंग है, ये रिंग इन्होंने गिरवी रखे और एक लोन लेके आ गए। समझो लोन ला लिया 10,000 रुपए का। कुछ टाइम बाद इन्होंने ये लोन रीपे कर दिया। तो वैसे देखा जाए तो इस गुड्स के ऊपर के राइट अब बैंक के खत्म हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने गुड्स लेने के पहले ही, गुड्स लेना था, एक दो दिन में फॉर्मेलिटी चल रही थी, उसके पहले अगर दूसरा लोन लेके आ गए, एक सेकेंड लोन ला लिया समझो, और एक लोन ले लिया 15,000 रुपए का, सो इट विल बी डीम्ड कि वो ये वाले गुड्स पे फिर से प्लेज क्रिएट करने को तैयार है। सो भले ही पर्टिकुलर लीन होता है, लेकिन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस भी बैंक को राइट ऑफ रिटेनर मिलता है। बैंक कैन रिटेन द गुड्स इवन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस। तो पहली स्टेप जो थी, ये स्टेप 1 में ये दो चीज हुई, ये और ये। स्टेप 2 में रीपे हो गया, एंड स्टेप 3 में एक और लोन लाया। तो नाउ अगेन ये लोन के लिए भी, ये वाला लोन जो है, इसके लिए बैंक कैन रिटेन द रिंग। तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो फिर से इस पर्टिकुलर रिंग को गिरवी रखने को तैयार है, इवन दो इट वॉज अ पर्टिकुलर लीन, बट फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस ऑल्सो इट इज डीम्ड कि वो गुड्स को रखने को तैयार है। सो ऐसा है। तो वही अगला पॉइंट दिया है, बहुत ही आसान, जीवन में पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं, ऐसा बोलते हैं लोग। ठीक है, बोलना चाहिए, अपने को क्या, बोलो। जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़ता है। वो अंदर से एहसास होना चाहिए, जो आपको शर्मा सर बोलते ना, जिम्मेवारी का एहसास नहीं है, तो वो जिम्मेवारी का एहसास अंदर से आना चाहिए एक्चुअल में। तो बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं बोले कभी? बोलते हैं सर, हम लोग को भी बोलते थे, वो ज़रूर है, ज़रूरी है, अंदर से आना चाहिए। तो बाहर से कितना भी मोटिवेट करो, जब तक वो अपने को खुद को रियलाइज़ नहीं होता तो पढ़ाई नहीं चालू होती। चलो खैर। सो राइट्स ऑफ रिटेनर, राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस, सब्सिक्वेंट यानी बाद वाला। सो बाद में फिर से अगर एडवांस लाए हैं तो उसके लिए भी सेम राइट मिलता है।
द पॉनीज लीन इज पर्टिकुलर लीन, वैसे तो पर्टिकुलर लीन है, दैट इज ही कैन नॉट रिटेन द गुड्स फॉर एनी डेट अदर देन द डेट फॉर विच द सिक्योरिटी वॉज गिवन। अब मैंने वैसे गलती से बैंक का एग्जांपल ले लिया, बैंक को जनरल लीन मिलती है, बाकी केसेस में पर्टिकुलर लीन रहती है। सो बैंक की जगह आप कोई और क्रेडिटर लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैं भी चेंज कर ही देता हूँ, बैंक के बदले यहाँ कोई और क्रेडिटर ले लेते हैं। मेरे को काटने की क्या ज़रूरत, मैं मिटा सकता हूँ। सो आप काट के लिख लो तो अच्छा है, याद रहेगा। चलो मैं भी काट के लिख लेता हूँ तो ऐसी गलती ना हो। कोई और क्रेडिटर है, समझो मिस्टर वाई है, उसने लोन दिया। सो वैसे उसको, क्योंकि बैंक को जनरल लीन मिलती है तो एग्जाम्पल में गड़बड़ हो जाएगी। तो बैंक के अलावा बाकी जो प्लेज करेंगे, जो गिरवी रखते हैं, जिनके पास साहूकार वगैरह होते हैं, तो उनको पर्टिकुलर लीन मिलती है। बट अगर फिर से हम और एक लोन लेके आ जाते हैं तो यहाँ पे मान लिया जाता है कि हम इस रिंग को फिर से रखने को तैयार है। तो मैं जानबूझ के बैंक लिखा था और फिर काटा हूँ ताकि आप याद रखें। हाँ, ठीक है, गलती से हो गया, तो मेरा भी ध्यान नहीं था, तो बैंक को काट के वहाँ पे क्रेडिटर लिख दो, बट ऐसे ही लिखो तो ध्यान रहेगा कम से कम। ठीक है, क्योंकि बैंक को मिलती है जनरल लीन। सो द pawnee's lien is a particular lien, that is he cannot retain the goods for any date other than the date for which the security was given unless there is a express contract to the contrary. If the pawnee makes fresh advance to the same debtor, it will be presumed, मान लिया जाएगा, so भले कुछ बोले या ना बोले, it will be presumed that the debtor has agreed to create on the goods already pledged a lien for the fresh advance. ठीक है, सिंपल है। अब अगला राइट भी एकदम सिंपल है। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा है तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है, तो ओनर की जिम्मेदारी होती है। सो पॉनर की जिम्मेदारी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे बेयर करना चाहिए। अगर एट प्रेजेंट पॉनी ने बेयर किया है तो वो भी जिम्मेदारी रहेगी कि पॉनर शुड रीपे इट। सो राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, तो ये ड्यूटी है पॉनर की और पॉनी की राइट है। So the pawnee is entitled to receive from the pawner any extraordinary expenses incurred by him for preservation of the goods pledged. Pawnee's right where pawner makes default. अब ये जनरल राइट्स हो गए, राइट टू रिटेन। जब डिफॉल्ट होगा तो डिफॉल्ट के केस में इसको क्या अधिकार है, तो इसको अधिकार है अब गुड्स बेचने का। ठीक है, ये तभी मिलता है जब डिफॉल्ट होगा, जब तक डिफॉल्ट नहीं हुआ तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू सेल द गुड्स। सो वही दिया है, if the pawner makes a default in payment of the debt or performance at any stipulated time of the promise, so at this stipulated time of the promise in respect of which goods were pledged, the pawnee may, पहला अधिकार है, he may file a suit against the pawner upon the debt or promise, and अगर वो केस फाइल कर रहा है तो he has a lien, he can retain the goods pledged as collateral security। या फिर दूसरा राइट है, वो केस ना फाइल करके डायरेक्टली ही में सेल द थिंग प्लेस्ड ऑन गिविंग द पॉनर अ रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल। सो जानकारी देना पड़ेगा, एक टाइम लिमिट देना पड़ेगा कि भैया ये तारीख तक पैसा दे दो, नहीं तो हम गुड्स बेच देंगे। अगर गुड्स बेच के कम पैसा आया तो फिर अभी भी हम क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द पॉनर। सो इफ द प्रोसीड्स ऑफ सच सेल आर लेस देन द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट और प्रॉमिस, द पॉनर इज स्टिल लायबल टू पे द बैलेंस। इफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल आर ग्रेटर, तो हमको ये वापस करना पड़ता है, हमको रिटेन करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जनरली ओनर को हम वापस करते हैं। सिर्फ एक केस में आपने देखा था एक्स्ट्रा मिला तो ही कैन रिटेन द एक्सेस, बाकी कहीं नहीं दिखेगा। एक केस में अनपेड सेलर जब गुड्स बेचता है, राइट ऑफ रीसेल, सिर्फ वहां दिया हुआ है ही कैन रिटेन एक्सेस, बाकी कहीं भी वी कैन नॉट रिटेन द एक्सेस, क्योंकि एक्चुअल में ओनरशिप उसकी है, तो अपना पैसा काट के उसको वापस कर देना चाहिए। ठीक है, so if the proceeds of sale are greater then he shall pay over the surplus to the pawner, जो एक्स्ट्रा है वो वापस करो। ठीक है, एकदम सिंपल है। फिर ड्यूटीज ऑफ पॉनी और प्लेजी, अब कुछ नई ड्यूटी नहीं है, वही ड्यूटी है जो प्लेज बेलमेंट की ड्यूटीज है, क्योंकि बेलमेंट में जो बेली की जिम्मेदारी है वही प्लेज में पॉनी की जिम्मेदारी। टू टेक रीजनेबल केयर, नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड मिक्सिंग ऑफ द गुड्स, टू रिटर्न द गुड्स, टू रिटर्न द एक्रीशंस ऑफ द गुड्स, एंड नॉट टू डिफीट बेलर्स टाइटल। सो बस वही है, एक एक्स्ट्रा ड्यूटी दिख रही है, टू रिटर्न द गुड्स। रिटर्न तो ठीक है, एक ये 4th नंबर की एक्स्ट्रा ड्यूटी दिख रही है, नॉट टू डू एनी एक्ट इन वायोलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सो बाकी सब वही ड्यूटीज है। तो जो बेली की ड्यूटी है तो लिखा ही है, पॉनी की ड्यूटीज आर जस्ट लाइक द बेली। तो
पॉनीज ड्यूटी में बी एनिमरेटेड एज फॉलोज, वही है जो पहले पढ़ा है हमने। टू टेक रीजनेबल केयर, नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स, नॉट टू मिक्स द गुड्स विथ हिज ओन गुड्स, टू रिटर्न द गुड्स एंड टू डिलीवर द एक्रीशंस। जैसे कि अगर बोनस शेयर्स मिल जाते हैं तो बोनस शेयर भी हमको वापस करना पड़ेगा, ये एक एक्स्ट्रा है। नॉट टू डू एनी एक्ट इन वायोलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो एक जनरली ड्यूटी होती है। वैसे ये नहीं भी लिखेंगे आप तो भी चलता है, क्योंकि वैसे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो यू विल हैव टू फॉलो द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये ड्यूटी आप नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, बाकी वो 5 ड्यूटीज आपकी है, इंस्टीट्यूट ने दिया होगा इसलिए मैंने लिखा। फिर तो ये कुछ नया नहीं है, इसमें फिर से नहीं समझाता कि समझाऊं, फिर बोर होंगे आप, फिर बोलेंगे अरे सर पहले इकोनॉमिक्स फिर लॉ, तो उससे अच्छा पढ़ा हुआ है, अच्छे से डिटेल में बताया हूं मैंने। फिर राइट्स ऑफ पॉनर के बात कर लेते हैं। पॉनर को क्या क्या अधिकार है। पहला वही है जो पॉनी की ड्यूटी है उसको एनफोर्स करना, यानी ये जो ड्यूटी है पॉनी की, इसी को हम अगर बोलें कि ये राइट्स ऑफ पॉनर हैं तो कुछ गलत नहीं है। मैंने आपको बोला था कि ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटिव हैं। जो राइट्स ऑफ पॉनर है ड्यूटीज ऑफ पॉनी बन जाएंगे, जो ड्यूटीज ऑफ पॉनर है वो राइट्स ऑफ पॉनी बन जाएंगे। ठीक है, सो वही है राइट्स ऑफ प्लेजर। द ड्यूटीज ऑफ पॉनी आर द राइट्स ऑफ पॉनर। द पॉनर कैन देयरफॉर एनफोर्स बाय सूट ऑल द ड्यूटीज ऑफ पॉनी एन्यूमरेटेड अबाउ, जो ऊपर अभी बताया गया है। तो कहां बताया, एन्यूमरेटेड अबाउ as his rights. For example, if the pawnee makes an unauthorized sale without giving notice, so हाँ ये तो है, ये वाला भी कवर हो जाएगा कि अगर वो विदाउट नोटिस बेचता है, तो ये अभी हम पढ़ने के हैं, रीजनेबल नोटिस के बाद बेचना है, वो हम देखेंगे कि नोटिस कैसे क्या दिया जाता है, कब जरूरत है, वो सब अपन देखेंगे। सो एक वो दिया है। फिर द पॉनर कैन फाइल सूट फॉर रिडम्पशन ऑफ गुड्स ट्रीटिंग द सेल एज वॉइड or damages for conversion. Similarly, pawner has a right to receive the pledged goods back along with the accretions. So ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया आपको, आगे लिखा ही है कि एंड सो फोर्थ, यानी और भी जो भी ऊपर पड़ा वो सब जो हमने ड्यूटीज ऑफ पॉनी पढ़े थे वो सब राइट्स ऑफ पॉनर हो गए। ठीक है, तो एंड सो फोर्थ का मतलब है और बाकी भी, जैसे अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा कि अनऑथराइज मिक्सिंग नहीं करना चाहिए, तो वो भी लेकिन ऊपर पढ़ा है ना हमने, तो वो भी इसके राइट्स में कवर होंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट राइट है 177 में, डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। सो डिफॉल्टिंग पॉनर ने ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका है। सो जैसे समझो लोन लेके आए थे, लोन का रीपेमेंट कर देना था। एक एग्जांपल ले लेते, समझो 10 तारीख को लोन लेके आया, 15 तारीख को रीपे करने बोल दिया था, 15 तारीख तक रीपे कर देना। 15 तारीख को रीपेमेंट नहीं हुआ, इसके बाद क्या होगा, नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस में एक डेट लिखी होती है, समझो 15 तारीख को यहां पे लोन ड्यू था बट नॉट रिपेड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाम भी ले लेते हैं। ए ने बी के पास गुड्स रखा था और इससे लोन लेके आया था। सो ए की जिम्मेदारी थी कि ए ने यहां तक पैसा वापस कर देना चाहिए। ए ने पैसा वापस नहीं किया। अब बी क्या करता है, बी ने नोटिस भेजा और नोटिस में उसने एक फाइनल ड्यू डेट बता दिया, एक डेट दिया है, डेट फॉर पेमेंट। नोटिस में डेट दी है, समझो मान लो 25 तारीख उसने लिख दिया कि भैया 25 तारीख तक के पैसा पे कर दो, नहीं करोगे तो मैं बेच दूंगा। विदाउट नोटिस नहीं बेचा जा सकता, तो इस बीच कहीं भी उसने नोटिस सेंड किया होगा, यहाँ पे इस बीच कहीं भी नोटिस सेंड किया होगा कि भाई 25 तारीख तक मैं टाइम दे रहा हूं, 10 दिन का टाइम है, उतने दिन के अंदर तुम पेमेंट कर दो, अगर नहीं करोगे तो इसके बाद मैं बेच डालूंगा। सो राइट टू सेल कब आता है, इसके बाद मिलता है। सो हमने नोटिस दिया बट नोटिस में टाइम के अंदर वो अगर पेमेंट कर देता है देन वी कैन नॉट सेल द गुड्स, बट उसने पेमेंट नहीं किया, ए डज नॉट पे, स्टिल यहां पे भी ए ने पे नहीं किया, नॉट पेड। अब बी गुड्स बेचने की तैयारी कर रहा है, इसके बाद सेल होने का है, यहां पे कहीं ए के पास पैसा आ गया और ए वांट्स टू रीपे।
सो आखिरी डेट दी थी उस तक भी पे नहीं किया। मान लो 28 तारीख है, 28 तारीख को ए के पास कुछ पैसा आता है और वो जाता है बी के पास, बोलता है भैया ये लो रख लो पैसे और मेरे गुड्स मुझे वापस कर दो। तो क्या बी वापस करेगा क्या अब? तो आंसर इज यस, करना पड़ेगा। तो यही राइट है। तो अब राइट पढ़ के देखो, डिफॉल्टिंग पॉनर, पॉनर हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड बट स्टिल ही हैज अ राइट टू रिडीम, अभी भी उसको अधिकार है मैं रिडीम कर सकता हूं जब तक एक्चुअल सेल नहीं होता। एक्चुअल सेल नहीं हुआ ना, तब तक मैं कभी भी जाके बोल सकता हूं कि भैया मेरे गुड्स वापस कर दो। भले ही आपने नोटिस दे दिया था लेकिन मेरे पास उस वक्त पैसा नहीं था, अब पैसा आया है, मैं पैसा देता हूं, आप मेरे गुड्स वापस कर दो। अगर इस नोटिस में लिखा भी होगा कि अगर ये तारीख तक पैसा नहीं दिया तो फिर कभी गुड्स वापस नहीं करेंगे, तो भी वापस करना पड़ता है, ऐसा क्लॉज इनवैलिड रहेगा। क्योंकि ये राइट दिया हुआ है पॉनर को कि अगर पॉनर ने डिफॉल्ट भी कर चुका है तो भी ही हैज अ राइट टू रिडीम द प्लेज, प्लेज वापस ले सकता है, रिडीम कर सकता है। दैट मीन्स पैसा पे करके ही कैन कीप द गुड्स अगेन, वापस मांग सकता है। सो अ पॉनर हु हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ द डेट at the stipulated date has a right to redeem the debt at any subsequent time, जब तक के एक्चुअल सेल नहीं होता, बिफोर द एक्चुअल सेल ऑफ द गुड्स प्लेज्ड। सो जब तक एक्चुअल सेल नहीं होता तब तक के उसको अधिकार है कि ही कैन रिडीम दी प्लेज। दस अगर ऐसा एग्रीमेंट है दैट प्लेज शुड बिकम इररिडीमेबल इफ नॉट रिडीम्ड विद इन अ सर्टेन टाइम वुड बी इनवैलिड। अगर इसमें लिखा भी है 25 तारीख तक पैसा नहीं दोगे तो फिर आपको गुड्स प्राप्त नहीं होंगे, हम गुड्स बेचेंगे और आपको वापस नहीं करेंगे, तो भी इट विल बी इनवैलिड। तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। ऑफ कोर्स द पॉनर रिडीमिंग आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, अगर बाद में रिडीम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा, इंटरेस्ट होगा, वो सब भी पे करना पड़ेगा। सो वही लिखा है, ऑफ कोर्स द पॉनर रिडीमिंग आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम must pay to the pawnee in addition any expense which have arisen from his default, that means damages. So he is also liable for damages but he can claim the goods, ठीक है। even after default he has a right to redeem the pledge. so ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। तो आसान है। फिर अगला पॉइंट भी सिंपल है, वही जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं वही है ये भी। तो ड्यूटीज ऑफ पॉनर, जो ड्यूटीज ऑफ बेलर थी वही ड्यूटीज ऑफ पॉनर हो जाएगी। तो बेलर और पॉनर सेम पोजीशन में, सिर्फ एक ड्यूटी एक्स्ट्रा आ जाती है, टू रीपे द डेट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बाकी सब वही रहेगा, टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड्स, टू रीपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस, तो वो सब चीजें यहाँ दोनों एक्सपेंसेस बेलर ही बेयर करेगा, पॉनर, क्योंकि बेनिफिट भी उसी को मिलता है तो पूरा खर्चा भी वही बेयर करता है और ओनर भी वही है तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉस भी उसी को बेयर करना है। सो द ड्यूटीज ऑफ द पॉनर आर एज फॉलोज। तो पहली ड्यूटी नहीं है टू रीपे द डेट ऑन द फिक्स डेट एंड टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ प्लेज। बाकी सब वही है, टू कॉम्पेंसेट द पॉनी फॉर एनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स, टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स इन द गुड्स। अब यहाँ पे ऑल द फॉल्ट्स की जरूरत हो जाएगी क्योंकि ये हमेशा नॉन ग्रेटिशियस रहेगा, फॉर मनी रहेगा। सो यहाँ पे ऑल द फॉल्ट्स हमको बताना है, सिर्फ नोन फॉल्ट्स वाले नहीं, ठीक है। फिर इफ द लॉस ऑकर्स टू द पॉनी ड्यू टू डिफेक्ट इन पॉनर्स टाइटल, तो इंडेमनिटी थी तो वही इंडेमनिटी दी है। अगर उसकी ओनरशिप नहीं है, किसी दूसरे के चोरी करके गुड्स लाए और प्लेज कर दिए, ट्रू ओनर अगर प्लेजी से क्लेम करता है तो प्लेजी हैज अ राइट टू क्लेम द इंडेमनिटी। सो इंडेमनिटी का जो राइट हमने पढ़ा था। एंड इफ द पॉनी सेल्स द गुड्स ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ पॉनर, पॉनर मस्ट पे द डेफिसिट। ये एक एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको कि डेफिसिट अगर होगा कि कम मिले पैसे गुड्स बेच के, अगर गोल्ड रिंग थी रखी गई थी बट लोन 1 लाख का था, गोल्ड रिंग बेच के 80,000 ही मिले, तो बचा हुआ 20,000 पे करना अभी भी जिम्मेदारी रहेगी पॉनर की, ठीक है। सो ये भी आसान है, इन पे जनरली क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही आसान पॉइंट्स है। ये आएगा एक, इस पे भी नहीं आते, इसके ऊपर वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये वही है जो हमने बेलमेंट में पढ़ा है, बेलमेंट में ड्यूटीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पे नहीं आते। ये भी क्वेश्चंस नहीं आते, ये भी रिपीट ही है, कुछ नया नहीं है। सो आपको कहीं भी एक जगह आए तो एक ही बात है, आप लिख ही पाएंगे उसको। हाँ, लेकिन ये एक सब्सिक्वेंट एडवांस वाला पॉइंट ध्यान रखना है आपको। एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस भी ठीक है, ये ध्यान रखना है। बेचने के बाद पैसा कम आया, ज़्यादा आया, इस पे केस स्टडीज आती है कभी कभी। बेच तो दिए लेकिन पैसा पूरा नहीं मिला तो क्या होगा, तो अभी भी हम एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसा है।
बहुत ही आसान, जीवन में पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं। बस समाप्त, खत्म। लास्ट टॉपिक रिपीट है, पढ़ लेना घर पे, मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा मत देखो 100, अरे ठीक है बता देता हूँ। तो कब कब एक नॉन ओनर वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है? सो जब जब नॉन ओनर बेच सकता है, वैसे यहाँ पे भी प्लेज क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे स्टॉपल वाला पॉइंट दिया नहीं है, बट स्टॉपल भी लगेगा, बाकी सब पॉइंट्स आपको वैसे के वैसे दिखेंगे। सो स्टॉपल वाला नहीं लिखा है, बट स्टॉपल भी लगता ही है। अगर मैं ऐसा कुछ स्टॉपल से कुछ ऐसा प्लेज वगैरह करने दे रहा हूँ, मेरे गुड्स हैं आपके पास रखे हैं, मेरे सामने आप उसको गिरवी रख रहे हैं, तो मैं अगर उस टाइम मना नहीं कर रहा तो बाद में मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्टॉपल भी लगेगा, वो यहाँ दिया नहीं है क्योंकि मॉड्यूल में नहीं था तो मैंने भी नहीं कवर किया। बाकी सब पॉइंट्स कॉपी पेस्ट है। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट था, मर्केंटाइल एजेंट इज नॉट द ओनर। ओनर कौन होता है? प्रिंसिपल, बट स्टिल वो सेल कर सकता है। वैसे ही यहाँ पे ही कैन मेक अ वैलिड प्लेज, एंड अगर यहाँ पे वो अपनी अथॉरिटी एक्सीड भी करेगा तो भी थर्ड पार्टी के साथ प्लेज क्रिएट हो जाएगा, अगर थर्ड पार्टी इज नॉट अवेयर, ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ। सो मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की अथॉरिटी होती है, एक एक्सप्रेस, दूसरी इम्प्लाइड। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी यानी जो हमेशा मान लेते हैं, जैसे ही मैं बोलूंगा ये मेरा एजेंट है, आप मान लोगे खरीद सकता है, बेच सकता है, प्लेज कर सकता है, तो ये सब अधिकार मान लिए जाते हैं। सो इवन प्लेज करने के राइट मान लिए जाते हैं। अगर मैंने बोला भी था कि भैया देखो सेल करना, परचेस करना, बट मेरे गुड्स को प्लेज नहीं करना, तो भी अगर वो प्लेज कर देगा तो वैलिड प्लेज क्रिएट हो जाएगा, अगर थर्ड पार्टी इज नॉट अवेयर, उसको नहीं पता है कि मैंने अधिकार रोका हूं। ठीक है, सो वही वाले पॉइंट्स हैं, वैसे के वैसे हैं। तो जनरल रूल ये है कि ओनर ऑफ द गुड्स कैन मेक अ वैलिड प्लेज। तो जनरल रूल वही है आपका, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, दैट मीन्स नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस। लेकिन उसके एक्सेप्शंस हैं, दैट मीन्स इन केसेस में एक नॉन ओनर भी वैलिड प्लेज क्रिएट कर देगा। पहला सेम है, एकदम कॉपी पेस्ट। अ मर्केंटाइल एजेंट हु विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, सेम टू सेम वर्ड्स हैं, आपको वैसे के वैसे एकदम कॉपी पेस्ट दिखेंगे। इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स और ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, वही वर्ड्स हैं, गुड्स हो या इवन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो, कैन मेक अ वैलिड प्लेज ऑफ द गुड्स while acting in the ordinary course of business of a mercantile agent. सेम वर्ड्स हैं आगे के भी। सच प्लेज विल बी वैलिड even if agent had no authority to pledge, provided the pawnee acts in good faith and has not at the time of pledge any notice that pawner had no authority to pledge. बिल्कुल वैसे के ऐसे वर्ड्स हैं। अगर आपको लगता है तो एक बार जाके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आप पढ़ोगे तो वैसे ही वर्ड्स दिखेंगे आपको, सेम टू सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं। सो मर्केंटाइल एजेंट कौन है, यहां नहीं डिफाइन किया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन किया। मर्केंटाइल एजेंट इज वन हु हैज द अथॉरिटी टू सेल और बाय गुड्स और टू रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। प्लेज इन दिस केस कैन बी इफेक्टेड थ्रू प्लेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट। सो वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। याद आ रहा है कि भूल गए? चलो बता देता हूं। याद आ रहा है ये मर्केंटाइल एजेंट, हाँ ये याद आ रहा है। सो मर्केंटाइल एजेंट बेच सकता है, कैन गिव गुड टाइटल टू द परचेसर इवन इन केसेस वेयर ही एक्ट्स बियॉन्ड द अथॉरिटी। ही शुड बी इन द पोजीशन ऑफ आइदर द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। फिर पोजीशन इज विद द कंसेंट, सेम वर्ड वहां लिखे हैं, एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेच रहा है। गुड फेथ का मतलब है, गुड फेथ एंड नो नोटिस का मतलब अपन ने देखे थे, उसको जानकारी नहीं होना चाहिए। मर्केंटाइल एजेंट कौन है? जो बेच सकता है, कंसाइन कर सकता है, खरीद सकता है और इवन प्लेज कर सकता है। ठीक है, तो ये पढ़े थे अपन ने, याद आ रहा है? बिल्कुल सेम वर्ड्स हैं, तो वैसे की वैसी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे भी। कहाँ गया? हाँ, आने का है। कितना सारा पढ़ लिया ना मजाक मजाक में। अब 60% लगभग अपना कोर्स हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, अभी बहुत बचा है। फिर ये भी पढ़े हो आपने, सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, भाई आता है मारपीट करके मेरे से कार ले जाता है, आगे जाके बेच देता है, तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। समझो भाई आया, मारपीट किया, मेरी कार लेके चला गया, आगे जाके प्लेज कर दिया, तो भी वैलिड प्लेज क्रिएट हो जाएगा।
अगर थर्ड पार्टी इज नॉट अवेयर, तो प्लेजी को पता नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ गड़बड़ हुई है, कोर्शन हुआ है। सो वही है, पर्सन हैविंग पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ voidable contract can make a valid pledge of the goods so long as the contract is not rescinded. The pawnee gets a good title to the goods again provided he acts in good faith and without notice. थर्ड वाला एक नया है, बाकी पहले पढ़ लेते हैं। प्लेज बाय को ओनर, जॉइंट ओनर्स जब रहते हैं तो अगर जॉइंट ओनर ने गुड्स बेच दिया बिना दूसरे से पूछे तो भी वैलिड सेल है। वैसे यहाँ पे जॉइंट ओनर ये गुड्स को प्लेज कर रहा है। If one of several co-owners in the sole possession of the goods with the consent of owners can make a valid pledge, he can make a valid pledge. So अगर एक co-owner के पास पोजीशन है बाकी के लोगों की कंसेंट से, तो he can make a valid pledge, भले ही उनसे पूछे बिना कर रहा है तो भी valid pledge क्रिएट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी pawnee should act in good faith. अगला भी पढ़े थे, प्लेज बाय सेलर इन पोजीशन व्हेन बायर इज द ओनर। सो प्लेज बाय सेलर, पोजीशन सेलर का है बट ओनरशिप जा चुकी है, और सेलर अगर प्लेज कर देता है तो सेलर है, इसने बायर को गुड्स बेच चुका था। हम बोल रहे सेल की बात हो रही है, यहाँ पे सेल की बात हो रही, सेल हो चुका है। सेल हो चुका है मीन्स ओनर कौन है, तो बायर है, लेकिन गुड्स मेरे पास ही रखे हुए थे और मैंने जाके इसको कहीं गिरवी रख दिया, एक्स के पास प्लेज कर दिया, तो यहाँ पे भी वैलिड प्लेज क्रिएट हो जाएगा। ही शुड एक्ट इन गुड फेथ विदाउट नोटिस, तो वैलिड प्लेज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं? तो जानबूझ के मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा, फिर से वही बताऊंगा तो फिर थोड़ा बोरियत महसूस होगी। पढ़े थे ये चीज़ें, सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, याद आ रहा है? ऐसा बना है, डायग्राम भी बना होगा आपके पास। ठीक है, शेम टू शेम। तो यहाँ पे लिखा होगा अवेयर, नहीं सॉरी नॉट अवेयर, ऐसा लिखा होगा। गुड फेथ का मतलब ये नॉट अवेयर, जीएफ का मतलब है गुड फेथ। ठीक है, गलत फहमी नहीं। ठीक है, गुड फेथ। सो वही है। तो देखो अब ये समझाना नहीं पड़ता, इसीलिए अपन पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं, नहीं तो मैं यहाँ समझाता हूँ फिर वहाँ फिर से बताना पड़ता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा डीप में है। यहाँ पे ऊपर ऊपर लिखा है, सीधा लिखा है सेलर हु इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स इवन आफ्टर सेल कैन क्रिएट अ वैलिड प्लेज। अब आपको पता ही नहीं कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती और कब पोजीशन होता है, तो फिर ये समझाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े अपन ने, ताकि आपको ये पता रहे पहले कि भाई ऐसा हो सकता है कि गुड्स मेरे पास है बट ओनर आगे वाला है, तो ये पता रहना जरूरी है, तब ये वाले एक्सेप्शंस आपको समझ में आते हैं। और इसका ही अपोजिट एक्सेप्शन है अगला, जहां पे बायर इज इन पोजीशन, इसके पास पोजीशन है और सेलर इज दी ओनर। ऐसे केस में अगर बायर इसको प्लेज क्रिएट कर देता है एक्स के पास, तो वैसे एक्स के पास जाना तो नहीं चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल है, और ही इज नॉट अवेयर, गुड फेथ, तो यहां पे भी वैलिड प्लेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इवन इफ ओनरशिप इसकी है बट नॉन ओनर इज क्रिएटिंग अ वैलिड प्लेज। ठीक है, एकदम शेम टू शेम। एक नया पॉइंट है वो पढ़ते हैं, बाकी सब तो एकदम वैसे के वैसे हैं, एकदम चॉपी पेस्ट। थोड़ा शॉर्ट में डायग्राम्स, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो एक बार सेल ऑफ गुड्स एक्ट का डायग्राम देख लेना, भक्क से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, समझा ना? कोई ऐसा जिसको कुछ भी नहीं समझा? ऐसे भी हो सकते हैं। कोई ऐसा जिसको ये नहीं पता है कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? ऐसे भी होते हैं। ठीक है, वो एग्जाम के दिन पता लगेगा। एक बच्चे का तो आएगा ही मैसेज, सर ये कैसा सर, वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट फर्क क्या है, एक ही तो है, तो ऐसा आएगा। ठीक है, चलो, वो ध्यान नहीं देते ना, वो मैंने बोला था वो कहीं रिपीट नहीं होगा, सिर्फ पहले चैप्टर में आएगा, बाकी सब चीज़ रिपीट हुई लेकिन वो चीज़ कहीं नहीं आती, वो सिर्फ पहले चैप्टर में बताया जाता, वॉइड एग्रीमेंट क्या है, रेस्टिट्यूशन क्या है, फिर अरे ठीक है इधर ध्यान दो, झगड़ा मत करो। सो ये सब चीज़ें पहले चैप्टर में आई थी और मैंने इसीलिए बोला था ये यहीं समझना ज़रूरी है, बाकी सब तो रिपीट होगा,
लेकिन वो डिफरेंसेस आपको वहाँ समझना चाहिए था। ठीक है, तो अगर अभी भी नहीं समझा है तो आप अभी भी बैकअप यूज़ कर सकते हैं, तो बैकअप देख के आप कवर कर सकते हैं। वो समझे बिना आगे का पूरा कानून भसक जाएगा, तो जब तक वो नहीं समझा है तब तक के बाकी कानून समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी जगह लिखा है इट इज़ वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही, बिकम्स बोला है, भले एग्रीमेंट वर्ड यूज किया है, या बोला है कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉइड, तो वॉइड एग्रीमेंट हो रहा है। सो ये सब में कंफ्यूजन होगा अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है शुरू का, तो इसीलिए वो शुरू का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे ऐसे वर्ड्स आएंगे लेकिन वो कॉन्सेप्ट फिर से नहीं आएंगे। ठीक है, चलो खैर, बैकअप है आपके पास, जब चाहे देख सकते हो। फिर पॉनर विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, ये एक नया है वह, बाकी सब पुराने हैं। ये वाले में क्या हुआ, समझो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक मिस्टर एक्स है, एक्स को एक घड़ी छपड़ी जमीन पे पड़ी हुई, एक ट्रू ओनर है मान लो ओ, इसकी वॉच है, ये वॉच गिर गई थी और एक्स ने इसको उठा लिया, एक्स को छपड़ी जमीन पे उसने उठाया, बट गिरने के कारण शायद समझो बंद हो गई होगी। मान लेते हैं वॉच की कीमत है, वैसे वॉच की कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो। अब एक्स ने क्या किया, एक्स ने जाके एक दुकान में इसको रिपेयर कराया, एक शॉप पे जाता है, इसके पास इसको रिपेयर कराता है, ये पैसे देगा ना, रिपेयर तो ये करके देगा, ये रिपेयर कराता है और ये पैसा पे करता है, मान लो 2,000 रुपए इसने खर्चा कर दिया। इसके बाद एक्स ने क्या किया, एक्स ने ये किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाके, मान लो मिस्टर वाई है, इसके पास जाके प्लेज क्रिएट कर दिया और इससे ले लिया उधारी, समझो 10,000 रुपए की उधारी ले लिया। कल चलकर ओ को जब पता लगता है कि अरे मेरे गुड्स तो इसके पास रखे हैं, ओ इसके पास से गुड्स लेने आएगा, क्या वाई पैसा मांग के गुड्स देगा? तो यस, पैसा देना पड़ेगा पहले, तो ओ विल हैव टू पे टू वाई एंड देन ही कैन क्लेम द गुड्स। अब कितना पैसा देना पड़ेगा? क्या 10,000 रुपए रिकवर कर सकता है वाई पूरा, कि 10,000 मैंने इसको दिया था तो 10,000 मुझे पे करो और अपनी चीज ले जाओ? तो आंसर इज नो। यहां पे उसका काम है सिर्फ वो 2,000 अगर पे कर देगा तो यहां पे ही कैन टेक द गुड्स। 2,000 क्यों? क्योंकि इसमें एक सिंपल रूल वही वाला लगता है कि जितना अधिकार इसका था उतना ही अधिकार इसको मिलेगा। समझो यहाँ पे ओ ने 10,000 की भले घड़ी होगी, लेकिन एक्स से अगर क्लेम करने जाता, समझो ये प्लेज नहीं हुआ होता, एक्स से क्लेम करने जाता तो कितने रुपए देना पड़ा होता? 2,000 रुपए, और फिर ही कैन क्लेम द गुड्स। उतना ही इंटरेस्ट जितना पॉनर का है, इसको हम एक नाम देंगे पॉनर विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, ये पॉनर है विथ लिमिटेड इंटरेस्ट। सो यहाँ पे पॉनी को भी उतना ही इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा जितना एक्स को था। एक्स को अधिकार था 2,000 का, तो उतना ही अधिकार वाई को ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए ओ जब इससे गुड्स मांगेगा तो ही विल हैव टू पे ओनली 2,000 रुपीज, जो रिपेयर चार्जेस होंगे बस उतना, और एक्स फिर बाकी का पैसा वापस करने को जिम्मेदार है। सो बाकी का पैसा ही कैन क्लेम फ्रॉम एक्स। जो भी पैसा बचा हुआ है, जैसे 8,000 रुपए अलॉन्ग विथ ऑल द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, वो फिर रिकवर कर सकता है फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो वाई कैन रिकवर इट फ्रॉम एक्स। सो ये एक और रूल है, पॉनर विथ लिमिटेड इंटरेस्ट। अगर पॉनर इज विथ लिमिटेड इंटरेस्ट तो ही कैन ऑल्सो, ही इज नॉट द ओनर, ही इज अ नॉन ओनर, ही कैन ऑल्सो क्रिएट अ वैलिड प्लेज, बट प्लेज विल बी वैलिड ओनली फॉर दैट लिमिटेड इंटरेस्ट, उतने ही तक वो प्लेज क्रिएट कर सकता है, तो वही दिया है। सो पॉनर विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, अ पर्सन वेयर अ पर्सन प्लेजेस गुड्स इन विच ही हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, द प्लेज विल बी वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। एग्जाम्पल दिया है वही है सेम, एक्स फाइंड्स अ वॉच ऑन द रोड, गेट्स द सेम रिपेयर्ड एट द कॉस्ट ऑफ 100, वो अपन ने 2,000 लिए, उसने 100 रुपए खर्चा किया, बाद में उसने गिरवी रख दिया फॉर 500 रुपीज। ट्रू ओनर कैन रिकवर द गुड्स बाय पेइंग ओनली ₹100 टू द प्लेजी, बिकॉज जितना इंटरेस्ट पॉनर का है उतना ही इंटरेस्ट पॉनी को ट्रांसफर होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सो ऐसा है। अब कोई भी डाउट है तो पूछ लो, समाप्त हो गया चैप्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें।
हाँ बोलो। सर एक बार थर्ड वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। थर्ड वाला पॉइंट, हाँ यही वाला, चलो बता देता हूँ। सो बेसिक रूल लगता है यहाँ पे कि जितना अधिकार x का है उतना ही अधिकार y को मिलेगा। दैट मीन्स अगर x को सिर्फ 2000 रिकवर करने का राइट है फ्रॉम o, तो उतना ही राइट ट्रांसफर होता है y को। भले ही y ने इसको 10,000 रुपए पे किया है, बट y का राइट कितना है अगेंस्ट o, तो ओनली टू रिकवर 2000 रुपीज। बाकी का जो 8,000 है ही कैन रिकवर फ्रॉम x। ठीक है, तो उसका लॉस हो रहा है ऐसा नहीं है, पैसा मिल जाएगा उसको, लेकिन हाँ अब ये अनसिक्योर्ड हो गया तो हो सकता है कि उसको एक्शन वगैरह लेके कोर्ट जाके पैसा रिकवर करना पड़े। ठीक है, अब एक सवाल आएगा कि भाई पता कैसे लगेगा कितने रुपए खर्चा किया, तो वो एक सवाल है, तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा। अपने को अपन मान लेंगे कि पता है, सो इन्फॉर्म कर दिया गया कि भाई इतना खर्चा हुआ वगैरह, अपन मान लेते हैं। सो बाकी नहीं तो प्रूव करना जरूरी होता है। अगर ओ को नहीं पता है, ओ ने पूरा पे कर दिया, तो ठीक है, फिर पूरा पैसा उसने पे किया और अपने गुड्स लेके आ गया, फिर बाद में ही कैन रिकवर फ्रॉम एक्स। सो अगर आप दूसरे एंगल से सोचो, अगर ओ को नहीं पता है, उसने पूरा 10,000 पे कर दिया यहाँ, फिर बाद में एक्स आता है, तो एक्स यहाँ पे इसको जब गुड्स एक्स जब पता लगता है तो इसने इसको 10,000 पे कर दिया और यहाँ से गुड्स लेके आ गया, तो ओ कैन रिकवर फ्रॉम एक्स 8,000 रुपीज, क्योंकि मनी पेड टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट में कवर हो गए। तो उसने खुद के हितों की रक्षा करने के लिए पैसा पे किया, विच वॉज अदर पार्टीज लाइबिलिटी, दूसरे पार्टी की लाइबिलिटी थी। एंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, इट इज इन गुड फेथ। सो ओ कैन रिकवर 8,000 फ्रॉम एक्स अगर वो ज्यादा पे कर देता है तो। ठीक है, सो ये भी एक पॉइंट रहेगा अगर पता नहीं लगा तो। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं पता है, तो ही कैन क्लेम द गुड्स बाय पेइंग ओनली ₹100। अगर उसको पता है कि सिर्फ रिपेयर के 2,000 रुपए लगे हैं, तो 2,000 पे करके ही कैन टेक बैक द गुड्स। ठीक है, हाँ सेल कर दिया तो भी सेम रूल है। हाँ हाँ, फिर कोई एक्सपेंस क्लेम नहीं पे नहीं किया तो वहां पे वाई को कोई भी राइट ट्रांसफर नहीं होता। सो इफ देयर इज अ लिमिटेड इंटरेस्ट तो लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, इफ देयर इज नो इंटरेस्ट तो नो इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर्ड। सो वहां फिर जनरल रूल लगेगा कि नॉन ओनर कैन नॉट क्रिएट अ वैलिड प्लेज। ठीक है, सर हाँ सर राइट्स ऑफ प्लेजर में अगर ऑप्शन सेकंड पॉइंट में अगर ऑप्शन ये कर दिया होगा तो क्या होगा सर? क्या होगा, एक मिनट, राइट्स ऑफ प्लेजर में सेल कर दिया होगा ये केस में सर ऑप्शन रख दिया होगा तो भी कुछ नहीं होता। ऑक्शन भी रख दिया होगा तो ही विल हैव टू रिटर्न द गुड्स। अगर आगे वाला पे करने आ रहा है, सो ही विल हैव टू रिटर्न द गुड्स, एंड उसमें फिर उसको जो भी खर्चा हुआ होगा उतना जरूर रीपे करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी डैमेजेस में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। हाँ, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। और बाकी क्वेश्चंस मैंने लगभग सब बता दिया। कार पार्किंग लॉट में रखे विदाउट द कीज, तो यहाँ पे फिर बेलमेंट नहीं क्रिएट होता। हायर है, ये कई बार वर्ड देख के आपको समझ लेना है। अगर हायर्स लिखा है दैट मीन्स पैसे के लिए किया है। और फिर साइकिल के ब्रेक जो है वो लूज है। अब ए को भी नहीं पता है बट स्टिल ही विल बी लायबल बिकॉज हायर है। तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि इट इज अ केस ऑफ नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, पैसे के लिए कार्य किया गया है, एंड बेलर फॉर रिवॉर्ड विल बी लायबल इवन इफ ही इज नॉट अवेयर ऑफ द फॉल्ट्स। सो ये आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको जो फैक्ट्स ऑफ द केस है उसको मैच करते हुए कंक्लूजन लिखना है। ये इसने मिक्स कर दिया, इस प्रकार का है, गाय को बछड़ा हो गया, सो वो वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये सनी वाला क्वेश्चन है। सो जब 3 मंथ्स क्रेडिट दिया है तो क्या लीन मिलेगी क्या, तो आंसर इज नो, ही कैन नॉट रिटर्न द कोड, क्योंकि 3 मंथ्स का क्रेडिट दिया हुआ है। टीवी रिपेयर करने दिया था, अब रिपेयर करते वक्त वोल्टेज फ्लक्चुएशन से डिस्ट्रॉय हो गया टीवी, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, इसके लिए ओनर विल बी रिस्पॉन्सिबल। उसकी गलती से नहीं हुआ, वोल्टेज एकदम से भक्क से ज्यादा वोल्टेज आया और टीवी डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसकी कोई गलती नहीं है उसमें। ठीक है, फिर 10th बताया मैंने। 11th अगेन हायर का है, कैरेज वॉज अनसेफ, भले इसको नहीं पता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये कार रिपेयर करने दिया था, रिपेयर हो गया बट उसने वापस नहीं किया विद इन टाइम। सो इसके बाद अगर आग लग गई तो फिर
बेली विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ही शुड हैव रिटर्न द गुड्स विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो उसने नहीं रिटर्न किया, स्पेसिफिकली लिखा है विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, शेयर्स का एग्जांपल है, उसने शेयर रखा था, शेयर पे बोनस आ गए, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बेली या प्लेजी टू रिटर्न द गुड्स अलॉन्ग विथ एक्रीशंस। सो एक्रीशंस के साथ वापस करेंगे। ठीक है, वही सब है। आप एक बार पढ़ते जाओगे तो आपको पूरा समझते जाएगा। वैसे के वैसे जितने मैंने एग्जांपल्स दिया, वैसे के वैसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बेलमेंट का दिया है, अम्ब्रेला दिया था, बारिश आ रही है, 2 दिन के लिए दिया था, एग्जाम है इसीलिए। फिर उसने 1 हफ्ते तक अम्ब्रेला अपने पास रख लिया, जबकि 2 ही दिन के लिए दिया था। अब वो वापस जा रहा है, वापस करने जा रहा है, उसके बाद एक्सीडेंटली गिर जाता है और अम्ब्रेला टूट जाता है, तो कौन नुकसान बेयर करेगा? तो बेली बेयर करेगा, क्योंकि बेली ने लेट किया है। तो जिसकी गलती होती है वो जिम्मेदार हो जाएगा। ये कालिया पेरुमल विजा लक्ष्मी है। ये वो डायमंड वाला एग्जाम्पल है, डायमंड के बदले ब्लू सफायर दे दिया, वैसा का ऐसा है। अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि बैंक ने लोन तो दिया था, लेकिन वहाँ लिखा हुआ था बैंक शैल हैव पर्टिकुलर लीन, तो पर्टिकुलर लीन ही रहेगा, फिर ऑटोमेटिकली जनरल लीन नहीं मिलेगी। ये फिर से वही अम्ब्रेला वाला एग्जाम्पल है, वैसा का वैसा। ये भी वही उसी नेचर का है, रिटर्न करना चाहिए था टाइम पे वगैरह, और फिर एक्स वगैरह एक्स के साथ रिटर्न करना है, ऐसा सब दिया है। इसमें हिंट ज़्यादा डिटेल में दी है, आप एक बार देख लोगे तो समझ जाएगा आपको। एक बार देखो, कोई भी डाउट रहे तो पूछ लेना। वैसे डाउट आएंगे नहीं, आसान है इसके क्वेश्चंस। मैंने इतने एग्जांपल्स दे दिया हूँ कि आपको याद रहेगी सब चीज़ें। वो 4 एग्जाम्पल ही सब कुछ है, वैसे देखा जाए तो वो 4 एग्जाम्पल के बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, कुछ और एडिशनल केसेस हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, ऐसे कुछ कुछ केसेस भी हुए थे, बट अभी आपके कोर्स में नहीं है, इसीलिए वो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस नहीं किया। थोड़े कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस या ट्रिकी केसेस जो हुए हैं वो। हाँ, बताएंगे ना, बाद में देखते हैं, अभी है ना, टाइम है बहुत। अभी क्या, बहुत टाइम है। उसके बाद फिर अपना फेस्ट वगैरह भी रहेगा, बहुत टाइम है अभी। फिक्र क्यों कर रहे हो आप? पढ़ाई करो अभी। हाँ, कोई डाउट? जनरल लीन यानी जो लीन किसी भी गुड्स के अगेंस्ट प्राप्त होती है, किसी भी पैसे के लिए। जैसे बैंक से अगर मैंने लोन लेके आया, गोल्ड लोन, गोल्ड रखा था, लोन लेके आया, कुछ टाइम बाद जाके पर्सनल लोन वगैरह भी लेके आ गया, तो ऐसे केस में बैंक को जो लीन है ना, दैट इज द जनरल लीन। अगर मैं गोल्ड लोन रीपे कर भी देता हूँ तो भी बैंक कैन रिटेन द गुड्स, गोल्ड रख सकता है जब तक कि मैं पर्सनल लोन भी रीपे नहीं करूंगा। तो ये जनरल लोन है, जनरल लीन है। जनरल लीन विल बी अवेलेबल फॉर जनरल बैलेंस ऑफ द अकाउंट। कोई भी पैसा नहीं पे किया हूं तो वो मेरे गुड्स रख सकता है, इवन इफ द गुड्स ही हैज नॉट एक्सरसाइज लेबर और स्किल ऑन द गुड्स, तो भी इट कैन बी केप्ट। सो वो जनरल लीन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एजेंसी, सो लेट्स सी एजेंसी। हम देखते हैं, अब पांचक मारता हूं मैं एकदम। सो एजेंसी क्या होता है ये समझते हैं, बहुत ही आसान। जैसे समझो मैं हूं, मैं खूब अमीर हूं, बहुत पैसा है मेरे पास, ऐसा जेब से 10 रुपए निकालो तो 25-30 हज़ार ऐसे जमीन पे गिर जाते हैं, और इतना अमीर हूं मैं उठाता भी नहीं, चले जाता हूं। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो मैं अमीर भी बहुत हूँ और टाइम भी मेरे पास लिमिटेड होता है, तो मुझे ना तकलीफ बहुत होती है बिजनेस मैनेज करने को, कि भाई कितना बिजनेस मैनेज करेंगे, कभी नागपुर में रह रहे, कभी मुंबई रह रहे, कभी पुणे रह रहे, सो बहुत इधर उधर जाते रहना पड़ता है। अब मेरा एक फ्रेंड है बेकाम, बेकाम किया है उसने, बीकॉम। बीकॉम किया है, उसको जॉब नहीं लग रहा। मैं उसको बोलता हूँ भाई एक काम कर, पुणे गया है, जॉब ढूंढ रहा है। मैंने उसको बोला एक काम कर, तू मेरे लिए काम किया कर, मैं तेरे को यहाँ से गुड्स भेज दिया करूंगा। तो मेरे को उधर आना पड़ता है बार बार, हर हफ्ते 1-2 टूर हो जाते हैं, उससे अच्छा मैं तेरे को यहाँ से गुड्स भेज दूंगा, नागपुर से मैं गुड्स वहां पे भेज दिया करूंगा। और तू क्या करना, तू मेरे बिहाफ पे इनको सेल कर देना टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज जो रहेंगी,
इनको सेल कर देना। सो मैंने इसको एक अधिकार दिया कि तू मेरे बिहाफ पे गुड्स को सेल कर सकता है। मैंने इसको जैसे ही अपॉइंट किया तो हमारे बीच एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एक एजेंसी रिलेशन है। यहां पे जो व्यक्ति को मैंने अपॉइंट किया हूं इसको हम नाम देते हैं एजेंट। जो व्यक्ति ने अपॉइंट किया है मैं, तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल। तो ये स्कूल जाएगा, प्रिंसिपल स्कूल, ठीक है। So, वो वाला प्रिंसिपल नहीं है। अब मैंने जब एजेंट को अपॉइंट किया तो बताओ क्या मुझे कोई पैसा देना पड़ता है या लेना पड़ता है क्या? तो आंसर इज नो। जब उसको अपॉइंट करते हैं ना उस वक्त कोई पैसे की आवश्यकता नहीं होती, तो यहां पे नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। while creating an agency, बाद में जरूर कंसिडरेशन होगा लेकिन अभी कोई कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती। जब वो गुड्स बेच देगा तब जरूर उसको कंसिडरेशन का राइट मिलता है। मैंने जैसे एक एजेंट को अपॉइंट किया कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है वो बिकवा के देना। अब अगर वो बिकवाएगा तो उसका राइट है कंसिडरेशन का, अगर उसने बिकवाया नहीं तो उसका राइट नहीं होता। क्योंकि ऐसे तो मैं 10 एजेंट को अपॉइंट कर सकता हूं कि भाई प्रॉपर्टी बिकवा के दो, तो 10 में से जो बिकवाएगा उसको अधिकार है पैसा लेने का, बाकी लोगों को नहीं। सो एजेंसी में कंसिडरेशन नहीं लगता जब क्रिएट करते हैं। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि एजेंसी में कंसिडरेशन नहीं होता, कंसिडरेशन होता है, बट एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है कभी कभी एजेंट में कंसिडरेशन होता है कि भाई मैं तुमको एजेंट अपॉइंट कर रहा हूं तो इतना पैसा जमा करो। सो कई बार ऐसा होता है जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं वो भी एजेंट ही है, ये जो डोमिनोज वगैरह हैं। सो इसमें कई बार कंसिडरेशन होता भी है कि आप हमारा काम कर रहे हो, आपको हमारे पास इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। कभी हो सकता है प्रिंसिपल पैसा जमा कर रहा, कभी हो सकता है एजेंट जमा कर रहा, तो कभी कभी होता भी है। बट नहीं भी रहा ना तो चलेगा, तो इट इज नॉट नेसेसरी। सो नहीं भी रहा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज परफेक्टली वैलिड। सो एजेंसी में कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटिंग एन एजेंट और क्रिएटिंग एजेंसी। इसमें प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये कार्य कर रहा है और थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करता है। यहां पे जब एजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर देता है ना तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। तो यहां पे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। और एजेंट का काम होता है ही इज ओनली ए कनेक्टिंग लिंक। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है तो ये ड्रॉप आउट हो जाता है, ये बाहर जाके गिर जाएगा, ही ड्रॉप्स आउट। अरे नहीं, बाहर नहीं गिरेगा लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हो जाएगा। तो ही ड्रॉप्स आउट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। सो जैसे ही उसने कनेक्ट कर दिया बोथ द पार्टीज को तो ही ड्रॉप्स आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसीलिए एजेंट कोई भी हो सकता है, एजेंट कैन बी एनी पर्सन even if he is not competent to enter into contract. For example, even a माइनर को भी आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को भी एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो दोनों पार्टीज को जोड़ के दे रहा है। और ये दोनों पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एंड ये भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर समझो इसने सेल किया है तो यहां से जो पैसा आएगा ये पैसा किसका है, ये पैसा भी प्रिंसिपल का है, सिंस प्रिंसिपल इज द ओनर ऑफ द गुड्स। और इसीलिए एजेंट क्या करता है, ये पैसा वापस कर देगा टू प्रिंसिपल। सो ये पैसे को वापस करता है, इसको हम एक नाम देते हैं नेट रेमिटेंस। तो जो भी पैसा आया इसमें से कुछ पैसे काटने का भी राइट होता है उसको। जैसे समझो उसको बेच के 1 लाख रुपए आए, इसमें से वो पहले तो खुद का जो खर्चा हुआ है वो काट लेगा, जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट है, पैकिंग वैकिंग का खर्चा हुआ, क्योंकि वो खुद बेयर थोड़ी करेगा। सो अल्टीमेटली वो उससे रिकवर कर लेगा। सो
जो भी ग्रॉस रिसिट्स आती है ना पूरी वापस नहीं करते हैं। जो ग्रॉस रिसिट्स आएगी इसमें से ये कुछ एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लेगा जो भी उसने एजेंसी के लिए किया है, इसमें से ये अपना रेम्यूनरेशन डिडक्ट कर लेगा, और कुछ एडवांस के रूप से अगर आया होगा तो वो डिडक्ट कर लेगा जिसका अभी काम होना बाकी है। तो ये माइनस करता है वो, और बचा हुआ जो पैसा है वो ये रेमिट कर देता है। सो ये नेट रेमिटेंस कहलाता है। तो ये सब माइनस करने के बाद जो बचा हुआ पैसा है ही विल रिटर्न इट टू द ओनर प्रिंसिपल। सो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले पैसा एजेंट के पास आ रहा है, फिर वो रेमिट कर रहा है अपने खर्चे काट के। कभी कभी उल्टा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी से पैसा डायरेक्ट इसके पास आता है और फिर ही पेज द कमीशन एंड एक्सपेंसेस। जैसे एलआईसी की एजेंसी देखो आप, एलआईसी में पहले अगर हम एलआईसी पॉलिसी लेते हैं तो पहले पैसा जाएगा एलआईसी को, कंपनी को, एंड कंपनी विल देन पे द कमीशन टू एजेंट। सो दोनों टाइप से होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। जनरली बिजनेस एजेंसी में ऐसा होता है कि जैसे हम पूरा पुणे का काम वो संभाल रहा, तो वसूली भी वही करता है, पैसा रिकवर भी वही करेगा, और वहां से फिर वो मुझे पैसा भेज देगा, अपना जो भी खर्चा है वो काट के। ठीक है। सो बाकी दोनों टाइप से कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। देयर कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एजेंट विल रिकवर द मनी एंड पे इट टू द प्रिंसिपल, या देयर कैन बी द कॉन्ट्रैक्ट कि प्रिंसिपल के पास पहले पैसा आएगा एंड देन ही विल पे द कमीशन और रेम्यूनरेशन टू एजेंट। सो दोनों टाइप से हो सकता है। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, देखते हैं। सो इतना बना लो, बचा है अभी काफी कुछ इसमें। एजेंसी क्या है? अब एजेंसी ये कहीं डिफाइन ही नहीं किया है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी वर्ड को डिफाइन नहीं किया। हाँ, एजेंट और प्रिंसिपल जरूर देखने को मिलते हैं। सो एजेंट क्या है वो बताया। एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर, जो दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है, और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। द पर्सन फॉर whom such act is done is called as principal, और who is represented is called as principal। और जो कॉन्ट्रैक्ट ये रिलेशन क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड एज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट डिफाइन द वर्ड एजेंसी। दस जब जब ऐसा रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, जब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हर एक रिलेशन एजेंसी में कवर होगा। दस वेयर ए अपॉइंट्स बी टू बाय 10 bags ऑफ शुगर ऑन हिज बिहाफ, उसके लिए काम करने बोला है, देन ए इज द प्रिंसिपल, बी इज द एजेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज एजेंसी। सो एजेंसी क्योंकि डिफाइन नहीं किया है, इसीलिए एजेंसी में हर वो रिलेशन आ जाएगा जो इस प्रकार का एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने का अधिकार देता है। तो वही दिया है। एजेंसी एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द वन पर्सन एंड अनदर, where the first mentioned person brings the second mentioned person into the legal relations with the others। So जब एक व्यक्ति, पहला mentioned person, ये दूसरे व्यक्ति को लीगल रिलेशन से बांध देता है, जैसे कि एजेंट, फर्स्ट मेंशन पर्सन यानी अपने केस में हो गया एजेंट। तो एजेंट जो है, एजेंट ब्रिंग्स द सेकंड मेंशन पर्सन यानी प्रिंसिपल इनटू लीगल रिलेशन विथ अदर्स। तो एजेंट प्रिंसिपल को लीगल रिलेशंस विथ अदर्स से बांध देता है। और इसीलिए एजेंसी है या नहीं ये कहीं डिफाइन तो नहीं किया है, लेकिन हम इसको देखने के लिए दो क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं। पहला, वेदर द पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल, क्या ये अधिकार है, क्या एक व्यक्ति को राइट दिया है कि तुम मेरे बिहाफ पे काम कर सकते हो, मुझे बाइंड कर सकते हो, एंड मेक हिम आंसरेबल टू थर्ड पार्टी। अगर हाँ तो हम बोलेंगे एजेंसी है। और दूसरा, वेदर ही कैन एस्टेब्लिश द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। दैट मीन्स अगर वो ऐसा करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। सो ही ड्रॉप्स आउट, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में इनके बीच हो जाता है, तो इनके बीच प्रिविटी क्रिएट हो जाती है, ऐसा हम मान लेते हैं। दैट मीन्स दे बिकम द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो एजेंट इज ओनली अ कनेक्टिंग लिंक। तो आगे वही दिया है, function of agent is essentially to bring about contractual relations between the principal and third parties. In a way, therefore, an agent is merely a connecting link. So he is only a connecting link. After entering into contract on behalf of principal with the third party, the agent drops out and ceases to be the party to the contract. And now the contract binds the principal and the third party as if they have made the contract themselves.
सो ये बेसिक कुछ जनरल रूल्स ऑफ एजेंसी है। अब एजेंट कब बन जाता है, तो जैसा कि यहाँ पे बोला है कि जो एक व्यक्ति के बिहाफ पे काम कर रहा है, जैसे मैं अगर किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा हूं तो मैं एजेंट हो गया, वो प्रिंसिपल हो गया। या कभी कभी सिर्फ रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं तो भी एजेंसी क्रिएट होती है। अब रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, जैसे समझो एक इनकम टैक्स का नोटिस आया एक व्यक्ति को, एक मिस्टर एक्स है, उनको नोटिस आता है इनकम टैक्स का, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, सेक्शन नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। अब वो देख के उनको कुछ समझता नहीं है, वो मेरे पास आते हैं कि शर्मा जी ये नोटिस आया है, सो आप थोड़ा रिप्लाई वगैरह बना दो। अब मुझे रिप्लाई बनाने का अधिकार कब रहेगा, जब मैं उनका एजेंट करके अपॉइंट हुआ हूं तभी। सो हम लोग भी रियल लाइफ में बहुत एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करते हैं, जिसमें एक क्लाइंट आ रहा है, वो मुझे बोल रहा है शर्मा जी मेरा केस आप देखो। सो मुझे उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ता है, और जनरली एक राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं। वैसे ओरली भी एजेंट अपॉइंट होता है, बट यहाँ पे एक राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम लेटर ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं या पावर ऑफ अटर्नी बोलते हैं। सो उसमें वो हमको पावर देता है कि शर्मा जी जो भी बोलेंगे इनकम टैक्स में जाके, वो सबसे मैं बाइंड हो जाऊंगा। तो ये भी एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, ही इज द प्रिंसिपल एंड आई एम हिज एजेंट। वकील के जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये भी ऐसे ही होते हैं। एक क्लाइंट है, वो वकील के पास जा रहा है, वकील के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, पावर ऑफ अटर्नी देता है कि आप मेरे बिहाफ पे कोर्ट में केस लड़ सकते हो। सो ये जो है ये भी एक प्रकार का एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हर वो रिलेशन एजेंसी में कवर होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे या तो काम कर रहा है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है बिफोर द थर्ड पार्टीज। सो सिर्फ रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं तो वो भी एजेंसी रिलेशन में कवर होगा। सो एजेंसी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, और इसीलिए हम इसको बहुत वाइडर मीनिंग देते हैं। हर वो रिलेशन जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बाध्य कर पा रहा है, बाइंड कर पा रहा है, वो सब रिलेशन एजेंसी में कवर होते हैं। यहाँ अगर मैंने कुछ रिप्लाई भेजा हूँ इनकम टैक्स में, सो मान लिया जाता है कि वो खुद रिप्लाई दे रहा है और वो इससे बंध जाता है इस रिप्लाई से। सो ही विल बी लायबल फॉर वॉट एवर आई हैव सेड इन द इनकम टैक्स ऑफिस। सो ये कुछ खास बातें हैं जो कि आगे हम लैटिन मैक्सिम से भी पढ़ेंगे, क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। सो हम ये अगले क्लास में समझते हैं। तो क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से का क्या मतलब है, ठीक है। सो कंक्लूड करते हैं, और अभी थोड़ा बचा है इसीलिए डाउट्स एजेंसी के ऊपर अभी नहीं लेता हूं मैं, एक बार अपन पूरा समझ लेते हैं एटलीस्ट यहाँ तक के टाइप्स ऑफ एजेंट्स तक, फिर उसके बाद डाउट्स अपन देखेंगे। चलो, थैंक यू।